प्रिय बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हमने पहले भी इसके वीडियो कंप्लीट कर दिया है। आप उन्हें भी देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और चैनल के प्लेलिस्ट में सारे विज्ञान के गणित के सभी कक्षाओं के 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं मतलब कि ऑल टोटल कक्षाओं के आपको यहाँ पर सब कुछ जानकारी के साथ साथ सॉल्यूशन भी मिलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर विज्ञान। और आज हमारा विज्ञान का अध्याय है 7वां अध्याय है। और 7वें अध्याय में हमसे बोला है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। आज हम पढ़ने वाले हैं पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण के बारे में। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। और वह प्रश्न है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज मतलब क्या होता है, जीव होता है। क्या होता है, जीव होता है। हमें उसके दो उदाहरण लिखना है। तो विशाल गिलहरी एक स्पीसीज है और हिरण स्पीसीज है, एक जीव है। तो इस प्रकार से आप दोनों लिख लेंगे। अगला प्रश्न लिखते हैं, वन उन्मूलन से आप क्या समझते हैं। वन उन्मूलन मतलब होता है वनों की लगातार कमी होना। तो आप उससे क्या समझते हैं, तो देखिए वन उन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतः स्त्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप बाढ़ आती है। जब वन ही न रहेंगे तो वन मृदा को कहाँ से रोकेंगे, मृदा तो मिट्टी तो बहते जाएगी ना, जिससे क्या आ जाएगा, पानी की अधिक मात्रा में वो होगी तो बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व गठन आदि भी वनमूलन के द्वारा प्रभावित होते हैं। क्यों, क्योंकि मिट्टी में वन जो रहते हैं वह मिट्टी को स्थायी रखते हैं। लेकिन जब मिट्टी वह पानी के साथ बहते हुए जाएगी बाढ़ में, तो क्या वहां पर पोषक तत्व उपस्थित होंगे, नहीं। इसके लिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न ले लेते हैं, सूखा क्यों पड़ता है। तो पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। सूखा मतलब जहां पानी की स्थिति ना हो उसे सूखा कहते हैं। अगला है, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं। अरे वाह यार, बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं, कितना अच्छा प्रश्न है ना बच्चों। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं हमें कमेंट करके बताइए, है ना। तो राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति, प्राणीजात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। तो अर्थात चौथे का उत्तर हमारा ये हो गया। अब हम अगला प्रश्न ले लेते हैं 5वां। जहां आपको समझाना होगा अत्यधिक मात्रा में वहां मैं अधिक समझाऊंगा, और जहां हमें कम समझाना होगा उसे हम लोग कम समझाएंगे। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे आप लोग अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं, कोई एक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। तो देखो पचमढ़ी जो भी घूमने गया होगा, मध्य प्रदेश में स्थित है पचमढ़ी, वहां जो भी घूमने गया होगा तो वो आज तक पचमढ़ी के दृश्य को देख के मन उसका बिल्कुल आनंदित हो गया होगा, और आज तक वो आनंद उसके मतलब जिस्म में समाया हुआ होगा, कह सकते हैं। अर्थात अब इस प्रश्न का उत्तर क्या है, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम क्या है, पचमढ़ी है। ठीक है, आगे लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसकी उपयोग आवश्यकता क्यों है। रेड डाटा बुक, आपको ही पता है रेड डाटा बुक क्या होती है। रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें विलुप्त हुई जातियों की जानकारी को भरा जाता है। इसमें 2 कलर होते हैं, गुलाबी भी होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए उन कलरों से क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो देखिए वह पुस्तक जिसमें सभी संकटनपन यानी कि संकट से जो नष्ट हो चुके हैं, संकट जो जीव हैं, स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, रेड डाटा पुस्तक कहलाती है। पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है बच्चों, वन प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर क्या है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। जहां वन प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं उन्हें वन प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं, तथा पर्यावरण के संपूर्ण संगठक संरक्षण करने में पर्याप्त है उन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान ऐसा होता है जहां पर जंतुओं से लेकर पेड़ पौधे पशु पक्षी सब कुछ पाए जाते हैं। अभ्यारण्य में क्या क्या पाए जाते हैं, वहां पर भी यहाँ सब पाए जाते हैं। तो इन दोनों की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त हुई। अब 2 हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों के नाम। तो पहला है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है, और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और कहाँ का बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है
आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे आप बच्चों। और मध्य प्रदेश के कानक इसलिए जो है वो मंडला राज्य में स्थित है क्या नहीं, यह भी आप मुझे बताएं। अगला प्रश्न है 8वां, कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। चलो देखो, कागज का पुनः चक्रण कैसे करते हैं, जो खराब हो जाते हैं कागज जो आप लोग चीरते हैं ना अपने कापियों के, या खराब हो जाती हैं कापियां उन्हें फेंक देते हैं, तो उन कागजों का पुनः चक्रण पे हमें टिप्पणी लिखना है। तो देखें, 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। ओहो, बड़ी बेकार बात है, 17 वृक्षों को कभी नहीं काटना कागज प्राप्त करने के लिए, कुछ भी प्राप्त करने के लिए, समझे बच्चों। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। क्यों कागज की बचत करनी चाहिए? अगर आप अभी कागज की बचत करते हो तभी तो आप लोग अपने वहां पर पेड़ों को अधिक बचा पाएंगे ना। ठीक है, उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र एक दिन में एक कागज की बचत करता है तो हम एक वर्ष में क्या करेंगे, एक वर्ष में अनेक वृक्षों को बचा सकते हैं और पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। हमें यहाँ क्या करना चाहिए, उन कागजों का पुनः उपयोग और पुनः चक्रण भी करना चाहिए, मतलब फिर से उपयोग के रूप में बनाना चाहिए। अब 9वां प्रश्न का पहला क्या है, वन उन्मूलन से मृदा की उर्वरकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। हमें वन उन्मूलन से मृदा की उर्वरकता पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाना है। मतलब वनों की कटाई करते जा रहे हैं तो मृदा की जो मृदा की जो क्षमता है वो कम होते जा रही है। तो देखें, वन उन्मूलन से मृदा की उर्वरकता में कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त बाढ़, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा का भी सामना हमें वन उन्मूलन के द्वारा करना पड़ता है। उसी के साथ आगे क्या लिखे और हमने देखो, वन उन्मूलन से मृदा में ह्यूमस की कमी आती है एवं मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतः स्तरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये विपरीत है, थोड़ा देख लीजिएगा, विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, वन उन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये तो आपको बात पता है ना कि अगर वन जितने रहेंगे तो वर्षा उतनी अधिक मात्रा में होगी, और वन जितने कम रहेंगे उससे वर्षा की मात्रा जो है, वर्षा जो होने के जो मौके हैं, चांस है, वो भी क्या हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। तो देखो, वन मूलन से पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 10वां का ए है, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं, क्यों। जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं वह हमारे पर्यावरण के लिए क्यों आवश्यक हैं। तो देखें, छोटे जीव जंतु भी आहार जाल एवं आहार श्रृंखला में भाग लेते हैं। आपने देखा होगा, पहले सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य के प्रकाश को पेड़ पौधे लेते हैं, पेड़ पौधों को कौन खाता है, बकरी, बकरी को कौन, शेर। इस प्रकार से जो खाद्य श्रृंखलाएं चलते रहती हैं उसकी बात चल रही है हमारी आहार जाल की। ये आकार में छोटे होते हैं परंतु पारितंत्र में अनेक योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता इनके। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10वां का बी, प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई, समझाइए। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1972-73 में जो लागू किया गया अथवा बाघ परियोजना बाघों के संरक्षण हेतु लागू की गई। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। मतलब कि अपने देश की उत्तरजीविता को बचाने के लिए हमें टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर है उस योजना को भी चालू करना पड़ा और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर को सुरक्षा प्रदान की गई। उसी प्रकार बाघ परियोजना के अंतर्गत भी कह सकते हैं हम लोग, वही प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना दोनों एक ही हैं, दोनों के द्वारा बाघों को संरक्षण दिया गया। और अंतिम प्रश्न इस अध्याय का क्या कहता है, लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है। आपको ही पता है औद्योगिकरण कितना हो रहा है, उद्योगों के धंधे बहुत बढ़ रहे हैं, तो वनों को काट के ही वहां पर क्या है, उनके लिए फैक्ट्रियों का निर्माण किया जा रहा है। क्या इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है? क्या यह हमारे लिए सही है क्या वनों की कटाई? इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। पहली बात तो कौन कौन से, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घर एवं कारखानों का निर्माण, अब भी हमने बताया था आपको। फिर क्या है, फिर है वहाँ पर फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग के लिए भी हम करते हैं। अब इन सब के कारण देखो, वन उन्मूलन से वर्षा एवं भूमि की उर्वरकता में कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त बाढ़, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना हमें यह संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए तो कहा जाता है कि अधिक से अधिक आप लोग पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधों को बचाएं, वनों का उन्मूलन ना करें, वनों को ना काटें, जिससे कि प्रकृति की स्थिति भी बनी रहे, संतुलित रहे और आपको भी पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ वायु मिल सके। तो देखा बच्चों, इस प्रकार से हमने पाठ 7
पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण को कंप्लीट हल कर लिया। इसके पहले के भी वीडियो हमने डाल दिए हैं। कृपया कर आने वाले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको PDF की नोट्स भी मिल जाएगी। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।